एक बुजुर्ग शादीशुदा पॉलिटिशियन, तो उस वक्त इनका दबदबा चलता था, एक देसी भाषा में कहा जाता सिक्का चलना। युवा कवियत्री, भाई आशु कवित्री थी वो, आज भी लोग उसको याद करते हैं। अकांड, अंदर गए तो देखा कि मधुमिता जमीन पर पड़ी हुई, अमरमणि और मधुमणि ने हमारी बहन। भारतीय राजनीति के कुछ ऐसे बाहुबली नेता जो पहले तो गुनाह को अंजाम देते हैं, फिर उस गुनाह को छिपाने के लिए अपने पावर और पैसों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी के बारे में, जो पहले तो 6 बार विधायक रह चुके हैं और साथ ही मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अमरमणि त्रिपाठी 1989 में पहली बार विधायक बने थे और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में एक बड़े नेता बन चुके थे। मायावती की सरकार तो बदल गई, लेकिन ये फिर भी लगातार विधायक बनते रहे और हर पार्टी के मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बने रहे। आइए जानते हैं अमरमणि के कुछ ऐसे कारनामों के बारे में, जिन्होंने पहले तो अपने से आधी उम्र की लड़की को अपने झांसे में फंसाकर 3 बार प्रेग्नेंट कर दिया, फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम बात कर रहे हैं अमरमणि और मधुमती शुक्ला के बारे में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। तो क्या है अमरमणि और मधुमती शुक्ला की कहानी, चलिए जानते हैं। एक ऐसी लड़की जो कम उम्र में कवि सम्मेलन के आयोजकों की फेवरेट बन चुकी थी, जिसका नाम था मधुमती शुक्ला। ये लखनऊ की रहने वाली थी। इनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, लेकिन इनकी कविता इतनी रोमांचक होती थी कि लोग इन्हें बहुत पसंद करने लगे थे। मधुमती अपनी कविता की शुरुआत छोटे छोटे मंच पर करती थी, लेकिन जब ये लोगों की पसंदीदा बन गई तो इनको दूसरे स्टेट से भी इनविटेशन आने लगे और इसी तरह इन्हें दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में इनको इनवाइट किया जाता है, जहां हजारों लोग बैठे होते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश के नेता अमरमणि त्रिपाठी भी मौजूद थे। मधुमती अपनी कविता को मंच पर सुनाई जाती है और कविता इतना रोमांचक होता है कि लोग तालियां बजाते नहीं थक रहे थे। अमरमणि के साथ उनकी मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी रहती हैं। इनको कविताओं से बहुत लगाव था। अमरमणि की मां को जब ये खबर लगती है कि मधुमिता भी लखनऊ की रहने वाली है, तो वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर मधुमिता से मिलने जाती हैं और उनसे मिलकर उनको बधाई देती हैं और उनकी तारीफ भी करती हैं और उनको अपने घर पर इन्वाइट भी करती हैं। अब मधुमिता ने सावित्री जी से वादा कर लिया था उनके घर पर आने का, इसलिए वो जैसे ही लखनऊ आती हैं तुरंत सावित्री जी से मिलने अमरमणि के घर जाती हैं। सावित्री जी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सावित्री जी मधुमिता की कविताओं से बहुत इम्प्रेस होती हैं। फिर धीरे धीरे दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगते हैं। एक दिन मधुमिता सावित्री जी से मिलने उनके घर आती है तो उनकी मुलाकात अमरमणि से होती है। अमरमणि ने भी मधुमिता के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, तो अमरमणि उनसे अपने चुनाव के लिए स्पीच लिखने को कहते हैं, तो मधुमिता उन्हें तुरंत लिखकर दे देती है और फिर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मधुमिता अमरमणि के सारे चुनाव के स्पीच लिखती है। सब कुछ ऐसे चलता रहता है और धीरे धीरे समय निकलता जाता है। अब समय होता है 9 मई 2003 का दिन। मधुमिता अपने घर में शाम के समय बैठकर कुछ कविताएं लिख रही होती है कि तभी उनके गेट पर 2 आदमी आते हैं। तो मधुमिता उन्हें अंदर बुलाती है और अपने सर्वेंट से चाय बनाने के लिए बोलती है। उनका सर्वेंट चाय बनाने के लिए किचन में चला जाता है कि थोड़ी देर के बाद उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर बाहर आता है तो देखता है कि मधुमिता लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। उसे यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। वह देखता है कि जो आदमी आए हुए थे वो दोनों दरवाजे को बंद कर भाग रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और मदद की गुहार लगाने लगा, पर वो दोनों भाग निकले। देखते ही देखते मधुमिता ने अपना दम तोड़ दिया। फिर उसके बाद मधुमिता की सर्वेंट ने मधुमिता की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को कॉल करके इस घटना के बारे में बताया और वह यह सुनते ही तुरंत मधुमिता के पास आ गई और रात के लगभग 7 बजे तक पास के थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा देती है। पहले तो सबको लगा कि यह चोरी का मामला है, पर जब पुलिस घर पर आकर जांच करती है तो उन्हें घर पर सब कुछ ठीक दिखता है। इससे यह कंफर्म हो गया कि ये लूटपाट का मामला नहीं है। अब बड़े पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच करने लगते हैं। सबसे पहले उनके बेडरूम की जांच होती है, तो पुलिस को मधुमिता का मोबाइल और उनकी पर्सनल डायरी हाथ लगती है। अब मधुमिता की बॉडी के लिए भेज दिया जाता है और उनके घर से कुछ चीजें सबूत के तौर पर जांच के लिए भेज दिया जाता है। मधुमिता के समय अमरमणि भी वहां मौजूद होते हैं और के बाद उनके बॉडी को लखीमपुर खीरी भेज दिया जाता है। मधुमिता लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। अब मधुमिता की डेड बॉडी को लेकर लोग उनके गांव पहुंचने ही वाले थे कि तभी लखनऊ के एसएसपी अनिल अग्रवाल को कुछ जानकारी मिलती है, तो वो अपने एक टीम को भेजकर तुरंत ही मधुमिता की बॉडी को वापस लाने का ऑर्डर देते हैं। जब मधुमिता की डायरी और मोबाइल का जांच होता है तो पता चलता है कि मधुमिता प्रेग्नेंट थी, जो उन्होंने अपने डायरी में लिखा हुआ था। अब इस डायरी से बहुत कुछ सच सामने आता है। इससे ये भी पता चलता है कि अमरमणि और मधुमिता कई सालों से संबंध में थे। अब इस बात की पूछताछ उनकी बहन से की जाती है, जिसमें वो इस बात को स्वीकार करती है कि इन दोनों का संबंध कई सालों से था और इस बार इनकी ये तीसरी प्रेगनेंसी थी और 2 बार इनका अबॉर्शन भी हो चुका था। ये सारी बातें मधुमिता ने अपने डायरी में लिखा हुआ था।
अब पुलिस को सब कुछ समझ में आने लगता है कि अमरमणि मधुमिता की अपनी मौजूदगी में क्यों करा रहे थे और उनकी अंतिम कार्यक्रम में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। सबको लग रहा था कि ये सब उनकी हमदर्दी में कर रहे हैं, पर यहाँ तो बात कुछ और ही था। यह तो अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ से इस केस का अलग ही रुख हो जाता है। अब मधुमिता की बॉडी को जल्द से जल्द लाकर सब कुछ क्लियर करना था कि उनकी प्रेगनेंसी सच है या नहीं। अब मधुमिता की डेड बॉडी को 110 किलोमीटर दूर से वापस लाया जाता है और पहले ही जांच में पता चल जाता है कि यह तो 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात को जानना था कि इस बच्चे का बाप कौन है। इसका पता लगाने के लिए अनिल अग्रवाल ने उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाते हैं और अमरमणि का भी डीएनए टेस्ट होता है, क्योंकि मधुमिता ने डायरी में लिखा हुआ था कि उनके बच्चे के पिता अमरमणि ही हैं। और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आता है, जिससे ये कंफर्म हो गया कि उस बच्चे के पिता और कोई नहीं, अमरमणि ही है। अमरमणि ने पहले जांच में रूम में रहकर उनके रिपोर्ट को जानबूझकर गलत करवा देते हैं, ताकि उनके इस कारनामे के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। पहले रिपोर्ट में मधुमिता की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। इससे यह साबित होता है कि अमरमणि हॉस्पिटल में इसलिए शुरू से अंत तक थे ताकि वो खुद को इस केस से बचा सकें। निधि शुक्ला ने भी अपनी बहन के मर्डर में अमरमणि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की डिमांड की। जांच के दौरान यह भी खुलासा होता है कि अमरमणि मधुमिता को शादी का झूठा दिलासा देकर उनसे रिलेशन बनाया और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें किसी तरह बहलाकर उनका 2 बार प्रेगनेंसी को खत्म करवा दिया, और जब तीसरी बार मधुमिता ने ये सब करने से मना कर दिया तो उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब अमरमणि ने खुद को साफ सुथरा रखने के लिए किया था। जब निधि शुक्ला ने अमरमणि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था तो अमरमणि और उनके घर वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन जब उस बच्चे और अमरमणि का डीएनए रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट को लखनऊ के क्राइम ब्रांच को भेज दिया जाता है। अब लखनऊ के एसपी राजेश पांडे इस केस को देखते हैं और इसकी जांच शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो ईमानदार होता है उसका ठिकाना एक जगह नहीं रहता, क्योंकि जहां नेताओं की करतूतें खुलने लगती हैं तो ईमानदार लोगों को हटा दिया जाता है। यही हुआ राजेश पांडे जी के साथ भी। उन्होंने जब इस केस के साथ अपनी ईमानदारी दिखाई तो उनका तबादला करा दिया गया। उस वक्त मायावती की सरकार थी और उनके सरकार में अमरमणि मंत्री भी थे। अब मायावती पर लोग बातें बनाने लगते हैं कि वो अमरमणि को बचा रही हैं, इसलिए उन्होंने एसपी का ट्रांसफर करवा दिया। इस केस में सीबीआई की डिमांड होने लगती है, मगर मायावती इसको रोकने की कोशिश करती है, पर प्रेशर ज्यादा पड़ने की वजह से सीआईडी की जांच शुरू हो जाती है। अब सीआईडी के 2 अधिकारी इस केस की जांच जोरों से शुरू करते हैं तो कुछ अलग बातें सामने आती हैं। अब सीआईडी के अधिकारी अमरमणि से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंचते हैं तो बाद में पता चलता है कि मायावती ने उन दोनों को निलंबित कर दिया है। ये सब देखकर लोग बातें खुलेआम करने लगते हैं कि मायावती अमरमणि को इस केस से बचा रही हैं। ये सब देखकर मायावती थोड़ा परेशान होती हैं। फिर वो एक फैसला करती हैं और अमरमणि को मंत्रिमंडल से बाहर कर देती हैं, पर उन पर हर तरह की जांच से उन्हें दूर रखती हैं। अब उधर निधि शुक्ला अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करती हैं और सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की अपील करती हैं। अब पीएमओ से प्रेशर पड़ने पर मायावती इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप देती है। अब सीबीआई इस केस को 17 मई 2003 को अपने हाथ में ले लेती है। अब इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा राज खुलकर बाहर आता है। मधुमिता मर्डर में सिर्फ अमरमणि ही नहीं थे, बल्कि इसे पूरे प्लानिंग के साथ किया गया था। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मधुमिता और अमरमणि की मुलाकात इत्तेफाक से होती है, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अमरमणि मधुमिता से शादी करने का प्रॉमिस भी करते हैं और मधुमिता उन पर विश्वास कर लेती है। फिर अमरमणि उनको अपनी बातों में फंसाकर उनसे फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, जबकि अमरमणि शादीशुदा नहीं बल्कि 2 बच्चों के बाप भी होते हैं और मधुमिता उनके आधे उम्र की लड़की थी। मधुमिता 2 बार गर्भवती हो जाती पर अमरमणि के कहने पर अपना बच्चा नुकसान करवा देती है। पर फिर जब वो तीसरी बार गर्भवती होती है तो अमरमणि उन्हें फिर अबॉर्शन करने का फोर्स करते हैं, पर वो नहीं कराती और वो उनसे शादी करने के लिए फोर्स करने लगती है। धीरे धीरे इनके अफेयर की बात उनके वाइफ मधुमणि त्रिपाठी को लग जाती है और इस बात को लेकर अमरमणि और उनके वाइफ के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। पर अमरमणि अपने इस अफेयर को झूठा बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस अफवाह फैलाया गया है। पर उनकी बातों पर उनके पत्नी को विश्वास नहीं होता है और वो अपने भतीजे से अपने पति पर पहरा करने को बोलती है कि वो क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, सारी डिटेल्स उससे लेती हैं। फिर एक दिन जब अमरमणि मधुमिता से मिलने उनके घर पहुंचते हैं तो ये सब देखकर उनका भतीजा अमरमणि की पत्नी को सब बता देता है और ये सुनते ही तुरंत उनकी पत्नी मधुमिता के घर पहुंच जाती है और दोनों को एक साथ पकड़ लेती है। और जब अमरमणि अपनी पत्नी के हाथ लग जाते हैं तो वो सारी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने और मधुमिता के रिलेशन के बारे में अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देती है। अब यह सब सुनकर उनकी बीवी मधुमिता को की बात करती है और बोलती है कि ये तो सब कुछ शांत हो जाएगा और किसी को कुछ भी खबर नहीं होगा। तो वो अपने भतीजे को इस की प्लानिंग करने को बोलती है। तो उनका भतीजा एक संतोष राय नाम के आदमी को सौंप देता है। इस की प्लानिंग के लिए संतोष, मधुमणि और उनके भतीजे की मीटिंग होती है और अमरमणि की पत्नी मधु बोलती है
मैटर बहुत क्लियर तरीके से होना चाहिए, कुछ भी सबूत या गवाह नहीं मिलने चाहिए। इसके लिए वह मुंह मांगी रकम देगी। अब प्लानिंग के अंतर्गत संतोष अपने एक दोस्त प्रकाश पांडे को लेकर 9 मई 2003 को मधुमिता के घर पहुंच जाता है और वहां बैठकर मधुमिता से कुछ बातें करता है। और जब देखता है कि मधुमिता बिल्कुल अकेली है तो उन्हें गोली मारकर चला जाता है। अब सब कुछ सामने आने के बाद पुलिस अमरमणि को 23 सितंबर 2003 को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अमरमणि को कुछ हफ्ते में हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। इस केस में संतोष राय, सत्य प्रकाश, रोहित चतुर्वेदी, प्रकाश पांडे, मधुमणि त्रिपाठी, पप्पू यज्ञ नारायण और अमरमणि को मर्डर का आरोपी बताया जाता है। आप लोगों को तो पता ही है कि हर जगह पैसा बोलता है और यहाँ तो साथ में कुर्सी का पावर भी बोल रहा था। पैसों के जोर पर जो लोग गवाह थे वो भी अपने बातों से पलट गए, किसी ने भी सच का साथ नहीं दिया और इस मैटर को दूसरा रूप दिया जाने लगा कि मधुमिता एक IIT के स्टूडेंट से 2002 में शादी कर चुकी थी, पर बहुत छानबीन के बाद इस बात को गलत साबित कर दिया गया। फिर अमरमणि की तरफ से दूसरी चाल चली गई। ये लोग BSNL के एम्प्लॉय को रिश्वत देकर फर्जी CDR बनवाते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि मधुमिता किसी और लड़के के साथ संबंध में थी। अब इस CDR को कोर्ट में एक प्रूफ के तौर पर देते हैं कि अमरमणि से इनका कोई वास्ता नहीं था, मगर कुछ समय के बाद ये भी गलत साबित हो जाता है। सारे दावे गलत होते चले जाते हैं, लेकिन अमरमणि पहले की तरह फ्री ही रहते हैं। अब निधि शुक्ला इस केस को यूपी के बाहर भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांग करती है। अब इस केस का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है और उत्तराखंड में इस केस को भेज दिया जाता है और अमरमणि की जमानत को खत्म कर दिया जाता है। आखिरकार उत्तराखंड में इस केस की सुनवाई स्टार्ट होती है और अमरमणि के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए गए थे सब सही साबित हुए। और फिर 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि उनकी पत्नी के साथ 6 लोगों को मुजरिम पाया जाता है और इन सभी मुजरिमों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। ये सभी लोग उत्तराखंड की जेल में रहते हैं, मगर 2012 में इन लोगों को गोरखपुर सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। फिर ये जैसे ही यूपी में आते हैं वो कुछ समय ही जेल में रहते हैं, फिर बीमारी का बहाना करके खुद को BRD मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लेती है और उनकी पत्नी भी बीमारी का बहाना करके उस मेडिकल कॉलेज में VIP बेडरूम में एडमिट हो जाती है। अब 2013 अखिलेश यादव की सरकार में अमरमणि और बाकी सभी मुजरिम सरकार से अपील करते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, मगर अखिलेश जी की सरकार के द्वारा उनकी अपील को रद्द कर दिया जाता है। इसी वजह से अमरमणि कभी जेल में तो कभी हॉस्पिटल में रहते हैं। पर 2023 में योगी की सरकार ने उनके अच्छे बिहेव को आधार बनाकर अमरमणि और उनकी पत्नी को जेल से बरी कर दिया। अब दोनों आजाद होकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और मधुमिता की बहन अपने बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी लड़ रही है। तो क्या मधुमिता शुक्ला को इंसाफ मिलना चाहिए या अमरमणि का छूटना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।